मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसको हमने 2 भागों में तैयार किया है। पहले भाग पर हम चलते हैं। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत हम राष्ट्र निर्माण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आज़ाद हिंदुस्तान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया गया, भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयां, भारत विभाजन के परिणाम, द्विराष्ट्र सिद्धांत, देसी रजवाड़ा तथा सीमांत गांधी के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अभ्यास प्रश्न भी देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण का आशय नागरिकों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति निर्मित करना। इसका अभिप्राय है कि नागरिक पहले स्वयं को भारतीय समझें, उसके बाद वह अपनी भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करें। राष्ट्र निर्माण एक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके लिए कुछ वस्तुगत परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, देश में गरीबी एवं बीमारी जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए तथा सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। अतः राष्ट्र निर्माण का आशय राज्य एवं सरकार की क्षमता में बढ़ोतरी भी है। यहाँ हमने 3 बातों को फोकस किया। पहली बात, नागरिकों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति निर्मित करना। सबसे पहले नागरिक स्वयं को भारतीय समझें, उसके बाद वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने आप का एक नया पहचान बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र निर्माण एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। और किसी भी नागरिक को राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा को समर्पित करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार उनके लिए वो सारी जरूरी चीजें मुहैया कराए जो एक आम मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य और सरकार की क्षमता में वृद्धि हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। हम देखते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस रात संविधान सभा की एक विशेष बैठक आहूत की गई थी, जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया है। कहने का आशय यह है कि भारत को उस स्वतंत्रता रूपी भाग्य वधु का, जिसका लंबे समय से इंतजार था, उससे मिलन होने वाला था। इसीलिए इसे भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट की भी संज्ञा दी गई है। आगे हम देखते हैं एक नए टॉपिक को, नए राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। जैसा हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह आजादी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ था। भारत को आजादी तो मिली, परंतु देश के बंटवारे के साथ, और यह बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, जिसके कारण और भी समस्याएं गंभीर हो गई थी।
राष्ट्र के समक्ष अनेकों चुनौतियां खड़ी थी। यहाँ हम मुख्य तौर पर भारत के समक्ष 3 तरह की चुनौतियों की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की समस्त विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते थे। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों और संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। उस वक्त यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में यह आशंका और प्रबल हो गई, क्योंकि विभाजन के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर दंगे हुए, हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं हुई। अतः भारत के भविष्य को लेकर लोगों के मन में अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए। लोगों को चिंता इस बात की भी थी कि क्या भारत एक रह पाएगा। लेकिन इन सब में सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल यह था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। इसके लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान के साथ साथ संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार व व्यवस्थाओं का चलन में आना अत्यंत जरूरी था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका समाधान जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जा रहा था। तानाशाही पर आधारित शासन पद्धति थी और यही कारण था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और इसके तहत नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही साथ भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया था। लेकिन किसी भी देश के लिए सिर्फ लोकतंत्र अपनाने से ही या लोकतांत्रिक संविधान बना देने मात्र से ही समस्त समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए लोकतांत्रिक व्यवहार व व्यवस्थाओं का चलन में आना अत्यंत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त अगली चुनौती थी विकास की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष यह चुनौती भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी और इसके अंतर्गत एक ऐसी नीति अपनाई जानी थी जिससे संपूर्ण समाज का भला हो, न किसी विशेष वर्ग का। संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया था कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। इसके लिए हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तथा धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार देकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सरकार को नीति निर्धारित करते समय इन सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए। अतः देश के समक्ष मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करना था तथा गरीबी को खत्म करने हेतु उपयोगी नीतियों के निर्धारण की थी। यही कारण था कि हमारे यहाँ नियोजित विकास की नीति अपनाई गई और इसके अंतर्गत योजना आयोग का गठन किया गया और संपूर्ण देश के लिए
केंद्रीय स्तर से योजनाओं का निर्धारण किया गया। अगली चुनौती अगला शीर्षक जो हम ले रहे हैं वो है भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयाँ। भारत विभाजन की प्रक्रिया निश्चित रूप से अत्यंत जटिल थी और यही कारण था कि इस विभाजन प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई थी ब्रिटिश भारत का भारत पाकिस्तान में विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक बनाया जाना तय हुआ था, जो कि अपने आप में ही चुनौती थी। इसका तात्पर्य यह था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। इसमें कई किस्म के दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश भारत में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी अधिक थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को जोड़कर एक कर दिया जाए। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। वर्तमान जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है वही पहले पूर्वी पाकिस्तान था और इनके बीच में भारतीय भूमि का एक बड़ा विस्तार था। दूसरी कठिनाई थी कि मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को सहमत नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे और अंतिम समय तक उन्होंने भारत विभाजन की बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उनकी आवाज को अनदेखी की गई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या थी वह थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। परंतु दुर्भाग्य है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। परिणाम स्वरूप आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। और यही कारण था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा भारत विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। चौथी समस्या थी सीमा के दोनों ओर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक थे। जो क्षेत्र अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। इसी तरह से पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में भी बड़ी संख्या में मुसलमान थे। इन लोगों ने पाया कि वे अपने ही घर में विदेशी हो गए। लोगों को देश के बंटवारे की जानकारी मिलते ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। हिंसक घटनाएं हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, आगजनी की घटनाएं हुई। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के पास एक ही रास्ता बचा था कि वे अपने घरों को छोड़ दें और यथाशीघ्र कोई सुरक्षित स्थान ग्रहण कर लें। आइए अब हम देखते हैं कि भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का दो देशों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ। इसके पश्चात बड़े पैमाने पर आबादी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हुआ, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई। पहली समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के पश्चात जो आबादी का स्थानांतरण हुआ वो बिल्कुल आकस्मिक था।
और अनियोजित था और त्रासदी से भरा था, क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को या हम कहें भारत सरकार को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि विभाजन के पश्चात इतनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। और यही कारण था कि विभाजन के पश्चात होने वाली घटनाओं के संबंध में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। और यही कारण था कि विभाजन के पश्चात समस्याएं अत्यंत गंभीर हुई और उनको नियंत्रण में करने में काफी समय लगा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। कई शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। दूसरी समस्या थी कि विभाजन के फलस्वरूप लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेना पड़ा, जहां उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तीसरी समस्या थी विभाजन के परिणाम स्वरूप सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई परिवार के लोगों ने तो खुद परिवार के अपनी इज्जत के नाम पर, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए घर की बहु बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ गए और अनाथ जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। चौथा परिणाम था कि विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। इस दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी अथवा परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि दो समुदाय जो अब तक प्रेम से पड़ोसियों की बात रहते आ रहे थे, वे भी हिंसक अलगाव के शिकार हुए। अब हम खान अब्दुल गफ्फार खान को लेते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे, परंतु उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। उन्होंने 1920 में खुदाई खिदमत बिहार, जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना की थी और पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन आजीवन जारी रखा। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। स्वतंत्रता के पश्चात जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, उन्हें मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा। वहाँ उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, जहाँ उन्हें अनेकों यातनाएं दी गई। अगला टॉपिक लेते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, बल्कि दो कौम, हिंदू और मुसलमान, दो कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत
तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। परंतु 1940 के दशक में हुए राजनीतिक बदलावों, मोहम्मद अली जिन्ना के हठ धर्मिता के कारण अंततः कांग्रेस को पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी पड़ी। आइए हम रजवाड़ों पर चर्चा करते हैं। ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। स्वतंत्रता से पूर्व मानचित्र में लाल ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतों को लाल रंग से दिखाया जाता था, इसीलिए उन्हें लाल भारत कहा जाता था। कहने का आशय है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे उन्हें लाल भारत कहा जाता था, और ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ कुछ छोटे बड़े आकार के और भी राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व इन्हें मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता था, अतः उन्हें पीला भारत कहा जाता था। जहां तक रजवाड़ों की बात है, वहां रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी और इसके अंतर्गत वे राज्य के घरेलू मामलों का शासन स्वयं चलाते थे तथा सुरक्षा और वैदेशिक मामले ब्रिटिश सरकार देखती थी। आइए अब हम देखते हैं आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा किया है, इससे कौन कौन से अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, वह है टिस्ट विद डेस्टिनी किसका प्रसिद्ध भाषण है। तो टिस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और तीसरी थी विकास की चुनौती। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत के विभाजन का आधार क्या था। तो धार्मिक बहुसंख्या था। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जाता है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अतिरिक्त लाल कुर्ते आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में प्रायः पूछा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग ने की थी। सीधी सी बात, द्विराष्ट्र, द्वि माने 2, राष्ट्र माने देश, ऐसा सिद्धांत जो 2 राष्ट्रों की बात करता है। अब आज के हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो है आजाद हिंदुस्तान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी और इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया गया। दूसरा प्रश्न हम आपको देते हैं कि भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। तीसरा है टिस्ट विद डेस्टिनी किसका प्रसिद्ध भाषण है। और चौथा है द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और पांचवा है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। धन्यवाद।